all the political reactions to the day when 7 decades of politics in Kashmir was literally turned on its head. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सदन के सम्मुख विचार के लिए संदर्भित करने पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 19 को स्वीकार करने का विचार। Modi government unveiling its Naya Kashmir, scrapping the contentious Article 370, which gave special status to Jammu and Kashmir. सन 1934 उस समय रियासत जम्मू कश्मीर में आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की हुकूमत का दौर था। जम्मू की तहसील अखनूर, जहां से 18 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था कलीट, जहां इसी वर्ष बैसाखी के शुभ पर्व पर एक साधारण जमींदार परिवार में चमन लाल का जन्म हुआ। इनका बचपन दादा दादी, मां, छोटे भाई बहन के साथ बीता, जबकि पिता श्री बिहारी लाल जी आजीविका कमाने के लिए जम्मू शहर में एक दुकान पर काम करते थे। चमन लाल ने गांव के एकमात्र सरकारी प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। जहां बच्चे स्कूल के बाद अक्सर मौज मस्ती मनोरंजन करते थे, वहीं इन सब से हटकर चमनलाल का आकर्षण कुछ और ही था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सन 1925 में इसकी स्थापना हुई और देखते ही देखते इसकी जड़ें देश के कोने कोने में फैल गईं। त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्
महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे। पिताजी पहले ही जम्मू में आकर के बिजनेस कर रहे थे, तो माताजी, मैं और मेरी छोटी बहन हम जम्मू आ गए थे। और उसके बाद जो चमनलाल जी हैं मेरे बड़े भाई, वो दादा दादी जी के साथ गांव में ही रह रहे थे। लेकिन 5वीं क्लास पास करने के बाद 47 में पिताजी उनको भी जम्मू ले आए। पिता बिहारी लाल ने अपनी ईमानदारी और मेहनती स्वभाव के कारण कुछ अरसे बाद जम्मू में किराए की दुकान ले ली। उसी दौरान चमन लाल को 6ठी कक्षा में रणबीर हाई स्कूल में दाखिला दिलवाया गया। अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ, जिसके बाद 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना की कमान में जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हुआ। कलीठ गांव के ज्यादातर घर कबायलियों ने जला दिए। चमन लाल गुप्ता का घर भी इस आग की लपेट में आ गया। ये तो पिताजी के बड़े अच्छे कर्म थे पिछले जन्म के, कि हम लोग सारा परिवार 47 में जो कबायलियों ने वहाँ पर हमला किया और उसमें सारे घर वगैरह जला दिए गए। उससे पहले ही हम सारा परिवार जम्मू में इकट्ठे रहने लगे। चमन लाल के पिता दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका मानना था कि मेहनत और ईमानदारी से काम करो और दूसरों की मदद करो। पिताजी का ऐसा स्वभाव था कि वो सबकी सहायता करते थे, इसलिए गांव से जो भी आता था, किसी काम के लिए भी आता था, तो उन्हीं के पास सीधे आता था और वो हमारे घर में ही रहते थे। माताजी का भी ऐसा स्वभाव था, इतनी मेहनती थी कि वो सबको अपना बच्चे, अपने भाई बहन समझ करके उनकी सबकी खाना खिलाना, उनको सुलाना, उनकी सेवा करना, ये उनको उससे मन में खुशी होती थी। समय के साथ साथ पिता के कारोबार में और तरक्की होने लगी। सन 1949 में मल्होत्रों की गली में उन्होंने 3 कमरों का मकान किराए पर ले लिया। उनके मन में एक लगन थी, वो चाहते थे मैं कुछ आगे बढ़ूं, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करूं। इसके कारण उन्होंने संघ के साथ फिर से संबंध बना लिया और वो दीवान मंदिर शाखा थी, वहाँ पर जाते रहे और साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहे। शाखा की गतिविधियों में चमन लाल का झुकाव देखकर उन्हें गठनायक बना दिया गया। ये जैसा एक कल्पना की गई है कि स्वयं सेवक संघ का कैसा होना चाहिए,
बिल्कुल उसके मुताबिक चलने का प्रयास करते थे और उसके मुताबिक चलते थे। तो जम्मू में जो संघ की शाखाएँ लगती थी, रघुनाथ मंदिर में लगती थी, रणवीरेश्वर मंदिर में लगती थी, अलग अलग स्थानों पर जाके उन्हें शाखाएँ लगाई और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। शुभम आशिषं देहि तत्पूर्तये। संघ में इनकी लगन को देखकर इन्हें शिशु शिक्षक बनाया गया। चमन लाल ने 10वीं की शिक्षा पास कर ली। उसके बाद उन्होंने जीजीएम कॉलेज में साइंस सब्जेक्ट के साथ पीयूसी में एडमिशन ली। रियासत में उन दिनों शेख अब्दुल्ला तानाशाह की तरह काम कर रहे थे। विशेषकर जम्मू वालों के साथ उनका व्यवहार असहनीय था। राजनैतिक स्तर पर जम्मू वालों की कोई आवाज नहीं थी। संघ ने इस कमी को शिद्दत से महसूस किया। 26 जनवरी 1952 जीजीएम साइंस कॉलेज जम्मू। एक बार शेख अब्दुल्ला को वहाँ बनाया गया, कोई फंक्शन था, तो बजाय उसके कि आप वहाँ हिंदुस्तान का झंडा लहराते, उन्होंने कश्मीर का झंडा लहरा दिया। तो वहाँ जो स्टूडेंट एजुकेशन स्टूडेंट्स के एसोसिएशन के मेंबर भी थे कॉलेज के, तो वहाँ इन्होंने शोर डाला कि यहाँ हिंदुस्तान का झंडा लगेगा। उस झंडे को उतार के फेंक दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने वहाँ के 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया जो प्रेसिडेंट थे। स्टूडेंट नेशनल एसोसिएशन थी एक, तो उनके प्रेसिडेंट और उसको कर दिया 100 रुपया जुर्माना कर दिया राष्ट्रपति ने। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यहाँ भूख हड़ताल करो। काफी दिन वहां पर 20-25 लोगों ने हर दिन 2-2, 3-3 लोगों ने मिलकर के 25 दिन तक वहां पर कॉलेज में भूख हड़ताल की। क्योंकि मेरे साथ तो वो हर बात करते थे। उन्होंने कहा कि आज मुझे भूख हड़ताल करनी है, और जाते समय ये कहा था कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी चर्चा हो, और हो सकता है कि मुझे घर वाले रोक भी दें, क्योंकि आम कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन ये आप अपने तक की बात रखना। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जुल्म की आंधी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। राष्ट्रध्वज का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भूख हड़ताल किए हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए थे। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। बेटा, तुमने जो कदम उठाया है उसे पूरा कर दिया। 6 दिन के बाद पुलिस आई, रात को हमें उठा के जेल में भेज दिया। हम जेल में चले गए। बाहर एजिटेशन चलती रही, यहाँ तक कि इस ओल्ड सेक्रेटरीट में भी बड़ी उथल पुथल हुई, बड़ा सामान बाहर फेंका गया, एजिटेशन बढ़ती गई और हम जेल में ही रहे। भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अमानवीय अत्याचार इन पर किया गया, जेलों में ले जाया गया, फोर्सिबल इनको फीड किया गया, हाथ पैर बांध के ज़बरदस्ती खिलाने की बात। लेकिन वो जो नौजवानों का ग्रुप था उनका हौसला नहीं तोड़ सके, वो अंत तक फाइट करते रहे।
पुलिस ने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। चमनलाल गुप्ता पूरी तरह आंदोलन में शामिल हो चुके थे। ये है भाई राजमा, ये है अंबल, ये है पनीर। फिर हम जब इकट्ठे बैठते थे, सारा दिन कोई काम नहीं, तो आपस में यही होता था, अच्छा भाई आपके घर आएंगे, आप क्या खिलाओगे? वो जो पुरानी चीज़ें, कोई कड़ी बनाएंगे, कोई राजमा बनाएंगे, कोई चावल बनाएंगे, अंबल बनाएंगे, याद कर करके अपना स्वाद लेते थे। मिलने का तो कोई चांस नहीं था। ओए, ये जेल है जेल, कोई होटल नहीं। तो 28 दिन के बाद इस तरह चलता रहा। 28 दिन के बाद कोई हो बाद में आए आपस में सुलह, तो उसके लिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। वो भी रात को घर में छोड़ गए, क्योंकि हम चलने में थोड़े असमर्थ थे, कमज़ोरी हो गई थी बड़ी। प्रजा परिषद ने एक आंदोलन फूंक दिया यहाँ पे, उसका बिगुल फूंक दिया, और उसका इतना प्रभाव हुआ कि जम्मू के गांव-गांव में आंदोलनकारी खड़े हो गए। हमारे मुल्क के 2 प्रधानमंत्री हो, एक नेहरू जी, एक शेख अब्दुल्ला। नहीं चलेगी। ये क्या लोग हमारे कह पाएंगे? हम हिंदुस्तान ना जा सके, ऊपर से शेख अब्दुल्ला हमारे ऊपर बिठा दिया। हमें कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान से मिलने के लिए। मुखर्जी की कुर्बानी को जाया नहीं होने देंगे। जेलें बांटेंगे। ऐसा है, उस समय जम्मू में सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण बना हुआ था। सभी लोग सरकार के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि सभी चाहते थे जम्मू में कि हम लोग देश के साथ पूरी तरह से मिल जाएं। उस समय चमन जी कोई प्रजा परिषद के साथ उनका कोई विशेष संबंध था ही नहीं, बल्कि वो संघ के साथ संबंध था। इसलिए देशभक्ति की जो भावना थी, उसके कारण वो भी चाहते थे कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं, और उसके लिए उन्होंने बड़े ज़ोर से जो सरकार के जो एक्शन थे उसके विरोध में काम किया, जिसके कारण वो कई बार उनको पकड़ करके जेल में ले जाया गया। चलना, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो पता नहीं पुलिस पीछे लगी हुई है। अब रहने दो, कितने दिनों के बाद मेरा दिक्कत है।
जी। उनके साथ एक सब इंस्पेक्टर था, वो पुलिस भद्रवा का था, हकीम उसका नाम था। वो काफ़ी सख्त स्वभाव का था और उन्होंने आकर के यहाँ पर सिटी थाना था, वहाँ पर आके उसको जेल वहाँ लॉकअप में रख लिया। लेकिन जब हम सुबह पहुँचे, मैं नाश्ता लेके आया और उनको कहा कि लो खाना खाओ, कोई बात कैसा है, तबीयत ठीक है? उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि उनमें संयम शक्ति बहुत थी। वो किसी को अपनी तकलीफ़ बताते नहीं थे। तो मैंने कहा ज़रा पीठ दिखाइए और अपनी कमीज़ उठाइए, और मैंने देखा कि वहाँ पर डंडे के पूरी जो निशान हैं उनकी पीठ पर लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ नहीं की। और वहाँ से वहाँ तक 12वीं की जो परीक्षा थी वो भी उन्होंने जेल में से ही दी, फिर भी अच्छे नंबर लेकर के वो पास हो गए और आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। जम्मू में उन दिनों उच्च शिक्षा का विशेष बंदोबस्त नहीं था, इसलिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी फिजिक्स में दाखिला लिया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमएससी करने के बाद घर जाने की बजाय गुजरात के अहमदाबाद में प्रचारक की बड़ी जिम्मेदारी ले ली। कार्याय बाधा कटियम शुभम आशीषं देहि तत्पूर्तये। पहली बार हमने कश्मीर से प्रचारक देखे, बाकी तो देखते रहे, लेकिन कश्मीर बताने का कारण क्या है, एकदम लाल गोम। जो हम बुक्स में पढ़ते हैं और वो प्रत्यक्ष बताए तो बहुत कुछ फ़र्क था। जो इमोशनल टच था उनकी बातों में, उससे हमें एक अच्छी समझ डेवलप हुई थी। बहुत अच्छा लगता था मुझे, यानी सीखने को मिला इसमें। छोटी भी कोई बात हो, गलती हो तो उसको तुरंत वो दुरुस्त करने की कोशिश करते थे। और यहाँ सारे गुजरात में वो और कर्णावती महानगर में वो बिल्कुल घुल मिल गए। इस प्रकार उनका स्वभाव रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी चमनलाल गुप्ता ने संघ का प्रचार करते हुए अपनी कार्य क्षमता से अपना अहम मुकाम बना लिया था। समर्था भवत्वा शिशाते भीषम। '57 में पिताजी ने यहाँ पर क्लीट महल में अपना मकान बनाया। हम मल्होत्रियों की गली से, जो यहाँ पर हम किराए पर रह रहे थे, हम यहाँ पर अपने ही मकान में क्लीट महल में आ गए। अहमदाबाद में 4 साल बिताने के बाद चमनलाल गुप्ता जम्मू आ गए। सन 1961 जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर चमनलाल की नियुक्ति हुई। इनकी दिनचर्या थी कॉलेज में पढ़ाना और संघ कार्यालय वीर भवन में देर रात तक काम करना। वर्ष 1962 प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने
रेखा को जीवन संगिनी बनाकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। सन 1965 में इनको पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम अनिल रखा गया, और 1968 में बेटी मीनाक्षी का जन्म हुआ। सन 1963-64 अब तक राज्य में कई राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। प्रजा परिषद का भारतीय जनसंघ में विलय हो चुका था। दूसरी ओर प्रोफेसर साहब की जिंदगी में भी परिवर्तन आने वाला था। जम्मू में संघ की पकड़ मजबूत करते देख सरकार ने उन्हें जम्मू से उठाकर कश्मीर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में ट्रांसफर कर दिया। सोपुर वातावरण कुछ ऐसा था। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के नेता हैं, एमपी रहे, मंत्री रहे, वो उस समय वहाँ वो भी प्रोफेसर थे और उनकी सोच हमेशा अलगाववादी रही है। उन्होंने वहाँ वातावरण बनाया कि चमन लाल जी को वहाँ से भगाओ। विद्यार्थियों को ऑर्गेनाइज करके उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। ब्लैक बोर्ड पे दीवारों में लिख देते थे RSS मैन गो बैक, चमन लाल गुप्ता गो बैक। इन्होंने परवाह नहीं की, ये वहाँ अड़े रहे। फिर आगे वहाँ जो प्रिंसिपल थे ना, वहाँ जो कॉलेज का प्रशासन था, उन्होंने इनको और तंग करने के लिए कभी इनकी एग्ज़ाम ड्यूटी करगिल लगा देते थे, कभी लेह लगा देते थे, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भेज देते थे इनको। और ये मतलब करगिल जाना उस समय, जो सड़क की हालत आज भी इतनी बुरी है, वहाँ जाना बड़ा कठिन था, लेकिन ये परवाह नहीं करते थे। ये वहाँ भी गए, जो सरकार ने काम दिया ये पूरा करते थे। सरकार उंगली नहीं उठा सकती थी कि इनकी ऑफिशियल ड्यूटी है उसमें कोई कोताही हुई है। और उसके बाद सन 1971 में उन्हें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उधमपुर में ट्रांसफर किया गया। लेकिन तकदीर ने तो शायद इनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। उन दिनों पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी अस्वस्थ चल रहे थे और उन्हें प्रोफेसर गुप्ता जी को बुलाया था। जब वे आए, डोगरा जी लेटे हुए थे और उन्हें यह नहीं मालूम था कि आने वाला जो क्षण है वो कितना बदला हुआ क्षण होगा। जब रास्ते ही बदल जाएंगे, जब मार्ग ही बदल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं श्री गुरु जी ने डोगरा जी को भी ये कहा था कि जो बात कही थी वही बात डोगरा जी को भी कहीं ना कहीं सही लगी, अच्छी लगी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव प्रोफेसर गुप्ता जी के सामने रखा कि हम ये चाहते हैं कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दें, त्यागपत्र दें और सक्रिय राजनीति में आए। 1972 में ये कौन कल्पना कर सकता है कि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी त्याग दे और राजनीति में आ जाए। लेकिन जब डोगरा जी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा तो अपने मन की थाह लेते हुए उन्होंने डोगरा जी की इस बात को स्वीकार कर लिया और तत्काल सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आ गए। और फिर क्या था? वर्ष 1972 के असेंबली इलेक्शन में पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जगह इन्हें प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया गया, जिसमें कांग्रेस के अमृत मल्होत्रा को हराकर पहली बार में ही इलेक्शन जीतकर एमएलए बन गए।
और इसके बाद एक दुखद घटना घटी। जम्मू के महान नायक पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का निधन हो गया। पंडित जी के अंतिम दर्शन करने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। 1972 के इस चुनाव में कांग्रेस की हुकूमत बनी। जनसंघ के 3 ही एमएलए चुने गए। प्रोफेसर गुप्ता के अलावा 2 और दिग्गज नेता ऋषि कुमार कौशल और शेख अब्दुल रहमान। एमएलए बन जाने पर इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। सुबह होते ही घर में लोगों का आना जाना शुरू हो जाता था। प्रोफेसर गुप्ता ही नहीं, इनका पूरा परिवार जनता की सेवा में पूरे तन, मन और धन से भागीदार रहता था। वर्ष 1975 शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल से रिहा किया गया और इसी वर्ष शेख को रियासत का मुख्यमंत्री बनाया गया। जब इमरजेंसी लगी तो उनके वारंट्स निकले हुए थे, उसके साथ सभी मेरे भाइयों के भी वारंट्स निकले हुए थे और वो उसका इस सारे क्षेत्र का नॉर्थ जोन का उनको इंचार्ज बनाया गया था और उसमें वो दौड़े रहते थे, भागे रहते थे, कभी कहीं कभी कहीं, हर जगह पुलिस जो थी उनके पीछे ही रहती थी। वो जो इमरजेंसी का दौर था वो 17-18 महीनों का, उस दौर में मैंने एक अपने जीवन का एक काला इतिहास जो है वो देखा है। हमारे घर के 5 भाई यानी मेरे पिताजी और 4 चाचा जो हैं उनके ऊपर मीसा लगा था। उस समय मीसा बोला जाता था, देशद्रोह के कानून उनके ऊपर लगे थे। हमारा सारा घर जो है वो पूरी तरह से पुलिस ने घेर के रखा था। शाहजी, एमएलए साहब कहाँ हैं? हमें नहीं पता है। अच्छा चल भाई, दो उधर जा, चल दो भाई, हाँ भाई तू इधर जा। हाँ भाई मिले? जनाब, अनिला पे नहीं मिले। कहीं से आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, कहीं गाड़ी में नहीं बैठते थे। निर्देश उनको ये था कि अपने आप को बचा के रखना, वेश बदलते थे। और बाद में उन्होंने कई बार बताया मुझे उन्हें कि कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि खाना नहीं मिलता, भूखे रहते थे। एक बार की जेब से पैसे चले गए, स्टेशन पे किसी ने जेब काट ली। ये पास के टाउन में पंजाब में पैदल गए
और वहाँ जाके किसी के घर में दरवाज़ा खटकाया और नाम नहीं बताया अपना। जब पहचान अच्छी हो गई तो बताया कि मैं चमनलाल गुप्ता हूँ, तो उनसे सहायता लेके जहाँ इनको जाना था वहाँ पहुँचे। चेक कर इधर चेक। क्या चेक कर रहे हैं आप? पुलिस ने कब हमारे घर में आना कोई मालूम नहीं है। रात को आ जाते थे, दिन में आ जाते थे। रात को 12 बजे हैं, 1 बजे है, 2 बजे हैं, उस समय भी पुलिस दस्तक देती थी। और हमारे पिताजी का स्वभाव था, वो फटक से जो है वो दरवाज़ा खोल देते थे, क्योंकि कारोबारी आदमी जो है वो सोचता है हम भी टारगेट में आ जाएंगे तो परिवार चलेगा कैसे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी के जितने भी उनका कमरा था, उनके फर्नीचर्स थे, उनकी हर एक चीज़ जो है उसको एक किस्म से क्या कहते हैं उसको उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था। लेकिन चूँकि प्रोफेसर साहब जो थे वो अपने मिशन के बड़े पक्के थे। 17-18 महीने की पुलिस की दौड़ काम ना आई और चमनलाल जी पुलिस के हाथ नहीं लगे और पूरे का पूरा जो नॉर्थ रीजन है, पूरा नॉर्थ इंडिया है, उसका काम पीछे से संभालते रहे। मेरा छोटा भाई सुभाष जो आज संसार में नहीं है, वो तो 20 महीने वो भी बाहर रहा। फिर उसके पीएचडी करने के बाद भी उसके बाद वो भी हिमाचल में चला गया और 10-11 साल के बाद वो अपने घर वापस आया। और जो उससे छोटा रमेश था वो उसको इंटेरोगेशन सेंटर में 3 महीने रख दिया। स्यापा पे ही है और मैं इसी बड़ा कुटा देने थाने कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि हिंदुस्तान में इतने ऐसे कितने परिवार होंगे कि जिसके 5 एक माँ के 5 बेटे होंगे और पांचों के पांचों जो हैं इमरजेंसी में किसी न किसी तरीके से उन पे जुल्म हुआ होगा और पूरी तरह से वो इमरजेंसी के ख़िलाफ़ लोगों को जागृत करने के लिए पब्लिक में निकले होंगे, बिना इस डर के कि हमारे इमरजेंसी में हर कोई इतना डरा हुआ था कि भाई मेरा क्या होगा, इस बात को सोच कर के ही डर लगता था। लेकिन एक माँ के 5 बेटे जो हैं इमरजेंसी के ख़िलाफ़ खड़े थे, वो प्रोफेसर साहब का ही परिवार था, हमारे पिताजी का परिवार था। हमारे पिताजी ने भी कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हेड ऑफ़ द फैमिली कभी हार मान जाए तो बाकी सब हार जाते हैं, लेकिन हमारे पिताजी ने कभी हार नहीं मानी। हमारा पूरा परिवार जो है, हमारी सिस्टर जो हैं, हमारी मदर जो है, ये कभी डरे नहीं। पुलिस वाले आते थे, उनको पूरा मुकाबला करके उनको बाहर निकालते थे कि आप लोग हमारे साथ जातियाँ करने के लिए यहाँ पर आते हो। ये कौन है? ये हमारी मम्मी है। मम्मी है। बोला ना आपको एक बार हमारी मम्मी है, समझ नहीं आता आपको? मैं तो बड़ी बोल्ड थी ना, मैं तो लड़ाई अच्छी करती थी। मैं बहुत बोल्ड थी क्योंकि मैं ही उस वक्त थी, सारे भाई अंडरग्राउंड थे, तो मैं और मेरी छोटी बहन थी। ये थोड़ा कम बोलती थी उस वक्त, पर मैं बोल्ड थी, मैं तो खूब लड़ती थी उनसे। बोला इसकी मां दिख गई भैया आपको? जाइए की मां के चुके नहीं है यहाँ पे कोई भैया है यहाँ पे।
मुझे कभी भी ये एहसास मेरे पिता ने नहीं होने दिया कि वो इतनी परेशानी में हैं, इतनी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, पुलिस उनके पीछे क्या क्या कर रही है, उनको ढूंढने के लिए जो है वो हर जगह छापे मारे जा रहे हैं और कितनी शिद्दत के साथ पुलिस उनके पीछे लगी थी। इन्होंने अपने भेष बदले उस दौर में। मैंने इनको सरदार के रूप में देखा, मैंने इनकी ऐसा एक रूप देखा जिसमें चौकीदार बने हुए थे, एक ऐसा रूप देखा जिसमें ये जिसको बोलते हैं जिनकी मूछें वगैरह पूरी तरह कटी थी और बिल्कुल एक अभिन्न रूप में कई बार मैंने देखा। अब कई बार याद करता हूँ तो मुझे लगता है ये कितनी एक थ्रिलिंग स्टोरी जो है वो हमारे जीवन में घटित हुई है। मम्मी बड़े उदास रहते थे, बार बार पूछते थे पापा की याद आ रही है। फिर कभी कभार हम कहीं कहीं जहाँ पापा छुपे हुए होते थे उनके घरों में मिलने के लिए जाते थे। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे लगता था बस पापा बड़े दिन से मिले नहीं, मुझे इतनी समझ नहीं थी कि इमरजेंसी क्या है। कई ऐसे वाक़यात हुए कि हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं, तो किसी हमारे जो पिताजी हैं उनके मित्र के घर हमें ले जाया जाता था। हम तो ये सोचते थे कि शायद मेरी माँ जो हैं वो अपनी सहेली के घर जा रही हैं, तो उनके घर पे जब हम देखते थे तो सामने वो भी दिखते थे। यानी चोरी से कई बार लगभग 7-8 बार ऐसा मौका मिला। एक बार दिल्ली भी गया और दिल्ली जाके भी मुलाकात हुई। ऐसे भाभी ने बड़े मुश्किल के साथ टाइम व्यतीत किया और जब टाइम आया भाभी इस विकास का बर्थडे 14 फरवरी 1976 में इसका बर्थडे हुआ और घर में सारों ने बड़ी खुशियां मनाई और फिर पापा ने उसके बाद गिरफ्तारी दी। वर्ष 1977 इमरजेंसी हटा ली गई। इसके साथ भारतीय इतिहास का काला अध्याय समाप्त हुआ। इमरजेंसी हटने के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। इंदिरा गांधी के खिलाफ नया मोर्चा बना और जनता पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में लोकसभा चुनाव हुए और पहली बार कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत हुई। जब इनको मैंडेट नहीं मिला, लोगों को पता चला, पूरा जम्मू जो है वो हमारे घर की तरफ कूच कर गया। हमारी पूरी गली जो है वो लोगों से भरी हुई थी। इवन हमारे गली के ऊपर का पोर्शन आता है एक, वो भरे हुए थे। मुझे लग रहा है कि 4-5 हज़ार लोग जो थे उस समय इनके पास आए और हर एक का यही था, आप इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाओ, आप घर बैठे भी जीते हुए हो। इनको भी पता था कि मैं अगर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि जो इनकी एक इमेज थी, पब्लिक इमेज थी, 72 में जब ये MLA बने हैं, इनकी इमेज इतनी स्ट्रांग थी कि अगर ये घर भी बैठे रहते तब भी ये जीते थे। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं खड़ा हो सकता। सन 1980 जनता पार्टी टूट गई और भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। प्रोफेसर गुप्ता को स्टेट बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी में जब इनको टिकट मिला तो वो चुनाव प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जो थे वो कुछ मतों से हार गए थे। पार्टी के अंदर बड़ी विघटित शक्तियां भी जो थे उस समय मैं समझता हूँ एक्टिव हो गई थी। लेकिन इस हार ने भी उनका मनोबल कभी भी गिराया नहीं। हम लोग घर में यही सोच के बैठे हुए थे कि जीत पक्की है, क्योंकि कोई भी मानता नहीं था कि जीतेंगे नहीं, सब यही कहते थे कि जीत हमारी है। तो जब वो घर आए
तो सब तैयारी करके बैठे थे कि आते ही हार पहनाएंगे, जीत होएगी, लेकिन वो इलेक्शन हार गए थे। देखना जल्दी अच्छा बना। पापा पापा आगे जमुना कितने वोटों से जीता? हार गया। लेकिन उनके फेस से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो हार के आए हैं। तो वो एकदम इतने काम और एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था, उनके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे कि लग ही नहीं रहा था कि उनको मतलब इतना बड़ा सेटबैक था वो। ये राजनीति तेरे बस की बात है और यही पापड़ बेलने पड़ते, कोई अपना कारोबार। मैं ये समझता हूँ कि शायद ज़िंदगी का जो इनका लक्ष्य था वो कोई और था। कारोबार जो था वो इनकी डिक्शनरी में उसका महत्व कोई इतना बड़ा नहीं था, इसलिए बहुत जल्दी, लगभग 6 महीने भी नहीं हुए थे इस कारखाने को लगाए हुए, तो फिर इनकी जो सरगर्मियाँ थी सामाजिक राजनीतिक, वो अपने उफान पे फिर से आना शुरू हो गई। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो उस समय की थी उसमें फिर से इनको एक महासचिव का पद मिला और ये फिर से अपना पूरा समय जो है वो पार्टी को देते हुए आगे बढ़ने लगे। इनका जो फोकस था वो आज तक अपने आप को सामाजिक कार्यों के साथ जोड़े रखना और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना, हमेशा इस व्यक्तित्व ने, मुझे ये लगता है कि शायद परमात्मा ने इनको बनाया ही इसीलिए। वर्ष 1987 रियासत में चुनाव हुए। इस बार फिर बीजेपी ने प्रोफेसर गुप्ता को जम्मू ईस्ट से मैदान में उतारा और इन्होंने कांग्रेस के वेद महाजन को हराकर इलेक्शन जीत लिया। सर्वे में ये एक साजिश हुई थी कि यहाँ का दबाव वहाँ पे आस्ता आस्ता जम्मू को निकलट करना, जम्मू से राजधानी को वहाँ शिफ्ट करना, कि जम्मू को अब बी क्लास का सिटी बनाना है। ये उनकी मेरे मानसिकता रही है कश्मीरी लोगों की। उसलिए इन्होंने वहाँ कहे कि दरबार का ये दिया है कि जहाँ खर्चा बहुत होता है, आना जाना ये वो, उसका बहाना देखे कि दरबार वहीं पर रहेगा। तो सब लोगों ने कहा नहीं, हमने भी वहाँ पे एजुकेशन की बात की, पहले बयानबाजी हुई, मिले डेप्यूटेशन मिले, लेकिन फैसला का ऐसे नहीं होगा, अब हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि दरबार मूव महाराजाओं के समय से चलती आ रही रिवायत है। इसका बंद होना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि ये सब फारूक अब्दुल्ला के दिमाग की शरारत है। हम यानी कि डोगरे जम्मू से कैपिटल सिटी का दर्जा छीन के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। पूरे जम्मू में बिल्कुल लगातार बंद रहा जम्मू, किसी ने कोई कारोबार नहीं किया, पूरा जम्मू इन्वॉल्व हो गया था। आखिरकार दबाव इतना बना कि फारूक अब्दुल्ला को अपना वो निर्णय वापस लेना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि चमन लाल जी के नेतृत्व में वो ताकत थी, वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे, जिसके आगे आखिरकार कश्मीर की सरकार को झुकना पड़ा और केंद्र सरकार को भी कश्मीर सरकार पर दबाव बनाना पड़ा कि इनकी बात मानिए और दरबार मूव की प्रथा को जारी रखिए। वर्ष 1989 मिलिटेंसी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। रियासती असेंबली निलंबित कर दी गई। जगमोहन को रियासत का गवर्नर बनाया गया। जो तात्कालिक परिस्थिति थी, जो ज्वलंत परिस्थिति थी, जो कश्मीर से लाखों की संख्या में सशस्त्र आतंकवाद के कारण जिनको अपने पैतृक घरों से बलपूर्वक खदेड़ा गया था, उस समय निसंदेह प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी ने
एक विशेष महती भूमिका निभाई और एक मसीहा के रूप में उस समय वो सामने खड़े रहे। रोज सैकड़ों की तादाद में कश्मीर से लोग यहाँ पर आते थे और उनको किस प्रकार से मेहनत करना, और मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी ने उस वक्त के दौर में अलग अलग सभी जगह से बातें करके, क्योंकि ये उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इन्होंने पूरे देश भर से ऐसे साधन जो कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए यहाँ पर जो कार्य किए हैं उसको बुलाया नहीं जा सकता। दवाइयों से लेकर के पूरे साधन, उनको खाना और दूसरी चीज़ें पहुँचाना। 26 जनवरी 1992 में जब कश्मीर के अंदर तिरंगा लहराना जो है, तिरंगे की बात करना भी इतनी मुश्किल थी, उस समय जब नरेंद्र मोदी, चमनलाल जी, कृष्णलाल शर्मा उन्होंने वहाँ पर झंडा लहराया था, वो एक देश के लिए उस समय की बहुत गर्व की बात थी। ऐसा नज़र आता था, ऐसा महसूस होता था उस समय कि कश्मीर हमारे हाथों से जा चुका है। जब वो तैयार हो रहे थे सुबह वहाँ जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही शर्ट निकाली, मैंने देखा ये इसका तो कॉलर थोड़ा सा फटा हुआ है, तो ये शर्ट नहीं मैं पहन के जाता, पता नहीं वापस आना नहीं आना है, तो कोई देखेगा मैंने फटी हुई शर्ट पहनी है, सब लोग जब मुझे देखेंगे। डोडा जिला आकार में काफी बड़ा और विस्तृत था। कश्मीर घाटी के बाद उग्रवादियों की नजर इसे निशाना बनाने की थी। इस जिले में मुस्लिम आबादी के मुकाबले हिंदू जनसंख्या कम थी, लिहाजा हिंदू आबादी को पलायन करने पर मजबूर करने के मंसूबे के तहत भय और डर का माहौल बनाया गया। कश्मीर घाटी की तरह डोडा जिले में भी पलायन की शुरुआत हो गई। उस समय सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉज मोड में चली गई थी। अपने आप को डॉक्टर फारूक ने तो अपनी पार्टी बंद करके वो लंदन चला गया था। तो उस समय लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करना बहुत ज़रूरी था, और जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जान जोखिम में लगाकर हर जगह पहुंचने की कोशिश की, और पहुंचने के बाद उनके मन में एक भावना पैदा की कि आप लोगों के साथ पूरे का पूरा जम्मू खड़ा है। इसकी वजह से केंद्र सरकार हरकत में आई और वीडीसी को मान्यता मिली। वीडीसी में और भर्ती हुई, हथियार दिए गए, वेतन भी दिया जाने लगा। जब ये वीडीसी का गठन हुआ, यहाँ पे 8 लोग जो वीडीसी पे थे, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे कुछ लोग कुर्बान भी हुए, जिन्होंने शहादतें दी यहाँ पे, तो सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद मिलिटेंट्स की जो मूवमेंट गांव में होती थी, यानी चाहे वो गन उठा के ले जाना, किसी को घर से उठा के किडनैप करना, लूटिंग करना, वो चीज़ें जो थी उस वक्त अंकुश लग गया। उस समय यानी कि डोडा को बचाना, कश्मीर को बचाना, कश्मीरी लोगों को बचाना, अपने हिंदू भाइयों को बचाना, कैसे जिनके देश को बचाना, अपने प्रदेश को कैसे बचाया जाए, उसमें जिस प्रकार की भूमिका उन्होंने निभाने का प्रयास किया एज ए प्रेसिडेंट, 90 से लेकर 95 तक लगातार जिस प्रकार का वो मैं कहता हूँ कि एक एक पल ऐसा पल था जिसमें 24 घंटे खौफ रहता, लेकिन प्रसाद साहब के पास कोई खौफ नहीं था। साल 1996 लोकसभा चुनाव घोषित हुए। बीजेपी जम्मू कश्मीर से आज तक कोई लोकसभा सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार कुछ खास होने वाला था। पार्टी हमेशा ये सोचती थी कि ये व्यक्ति जो है हर कठिनाई का मुकाबला कर सकते हैं, और वो क्षेत्र बड़ा कठिन था, वहाँ से चुनाव लड़ना बड़ा कठिन था, लेकिन चमनलाल जी ने सदा की तरह पार्टी के हर निर्देश को स्वीकार किया और वो वहाँ से चुनाव लड़ने चले गए। उधमपुर से उन्होंने फार्म भरा और पूरा डोडा का क्षेत्र का टूर किया। यहाँ पर मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी मेजॉरिटी में थे, क्योंकि मुस्लिम भी जो थे वो प्रोफेसर साहब को मतलब रिकॉग्नाइज करते थे कि इनकी वजह से हमारे परिवार भी बचे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्टिम जो थे वो हिंदू ही थे, ऐसा नहीं था।
मुस्लिम भी जो थे इस मिलिटेंसी के शिकार हुए। परिणाम घोषित हुए। अपने प्रतिद्वंद्वी जनता दल के देवीदास ठाकुर को हराया। बीजेपी ने राज्य में मानो इतिहास रच दिया। पहली बार राज्य में राजनीतिक कमल खिला। बीजेपी की जम्मू कश्मीर से पहली लोकसभा की जो सदस्यता लेके जाने वाले ये पहले शख्स हैं। यानी बीजेपी को लोकसभा का पहला नाम वहाँ की जो फहरिस्त होगी तो सबसे ऊपर बीजेपी में नाम जो आएगा वो चमनलाल गुप्ता का आएगा, और एक बार नहीं 3 बार लगातार आएगा। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन वाली सरकार बनाई। पहली बार राज्य से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बनने का श्रेय प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता को प्राप्त हुआ। उन्हें नगर विमानन राज्य मंत्री बनाया गया। जम्मू का एयरपोर्ट है, उस समय इन्होंने कुल मिलाकर 16 महीने के अंदर अंदर इस मंदिरों वाला जो एयरपोर्ट तैयार कर दिया था। आज पूरे देश में आप चले जाइए, जम्मू को अगर मंदिरों की नगरी बोला जाता है तो वो जो मंदिरों वाला एयरपोर्ट जब आप आओगे तो आपको ऊपर मंदिरों जैसी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये सारा कॉन्सेप्ट इनका था। अगस्त 2001 में प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। वर्ष 2002 रक्षा मंत्रालय की होम एंड हेल्थ पॉलिसी के अनुसार जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी की 6 बटालियनों का गठन किया गया। अपनी मिनिस्ट्री के साथ साथ जो बाकी मिनिस्ट्रीज थी जहाँ पे भी हमारे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड काम थे, उन कामों को भी इन्होंने पूरे पुरजोर के साथ जो है वो मतलब कराने की कोशिश की, और बाकी मंत्री जो थे आउट ऑफ द रिस्पेक्ट इनके काम जो हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र करने की कोशिश कर। वर्ष 2003 डोगरी भाषा 50 वर्षों से अपने संवैधानिक मान सम्मान के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता ने अपने निजी प्रयासों से इस संघर्ष को बल दिया। उस समय के गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने संसद में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची अर्थात 8th शेड्यूल में शामिल करने का ऐलान किया। बहुत पुराने लीडर यहाँ पर थे। करण सिंह जैसे लोग जो डोगरी बोलते हैं, हर फंक्शन में डोगरी बोलते हैं, और सेंटर में मंत्री थे, खुद मंत्री थे, स्टेट का गवर्नर रहे, स्टेट के बारे में उनकी चिंता जो है वो सबको पता है। इसके अलावा भी कई मंत्री यहाँ से आए, कई चले गए, लेकिन डोगरी को 8th शेड्यूल में नहीं ला पाए। ये प्रोफेसर साहब की देन थी। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। इस बार कठुआ डोडा से चौधरी लाल सिंह से प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता कम वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। हार जीत से प्रभावित हुए बिना प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता फिर से पार्टी के कामकाज में जुट गए। वर्ष 2008 श्री अमरनाथ भूमि विवाद के मुद्दे पर जम्मू में जन आक्रोश अपनी चरम सीमा पर था। इस विवाद के चलते राज्य की पीडीपी कांग्रेस की मिलीजुली सरकार में दरार पैदा हो गई और सरकार गिर गई। दोबारा चुनाव घोषित हुए। अस्वस्थ होने के बावजूद पार्टी ने प्रोफेसर गुप्ता के अनुभव का लाभ उठाया और उन्हें जम्मू वेस्ट से चुनावी मैदान में उतारा। पिताजी को फिर से मौका मिला इलेक्शन लड़ने का, और उन्होंने जम्मू वेस्ट से बहुत बड़े मार्जिन के साथ उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो थे मंगत राम शर्मा जी, उनको हराया। और फिर अपनी सेहत पूरी तरह ठीक ना होते हुए भी अपनी जो इनको कार्य करने होते थे एज एमएलए, उसमें पूरी तरह से इनकी लगन जो थी वो लगी हुई थी। सन 2016 में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जिसने जीवन के हर उतार चढ़ाव के दौरान न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि मजबूती के साथ डटे रहे, उनकी पत्नी श्रीमती रेखा गुप्ता का देहांत हो गया।
मदर जो हमारी वो एक फैमिली को जोड़ने का काम करती थी। तो पूरा हमारी फैमिली पूरी उन पे एक किस्म से उनके रिवॉल्व होती थी। पिताजी क्योंकि बिजी रहते थे और ज़्यादा बोलते नहीं थे घर में, तो मम्मी जो है एक कड़ी थी हम सबको जोड़ने की। टाइम पर मैंने पहली बार पापा को इतने दुखी देखा। मतलब नहीं तो कभी कितनी भी मुश्किलें आ जाती थी तो कहते थे हर मुश्किल का हल है, लेकिन ये पहली बार असहाय जैसे उनको देखा मैंने, रोते हुए भी देखा। वो हमारे घर की शान, वो हमारे घर की रौनक, वो हमारे घर की शक्ति और ताकत आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन वो पूरा दौर अपनी ज़िंदगी का मैंने ये महसूस किया है कि चमनलाल जी के पीछे अगर सबसे बड़ी ताकत खड़ी थी उनके माता पिता का आशीर्वाद और मेरी माँ का साथ। इस समय प्रोफेसर गुप्ता स्वामी विवेकानंद अस्पताल के चेयरमैन हैं। खुद की सेहत की परवाह ना करते हुए भी चमनलाल गुप्ता यहां रोज आते हैं, क्योंकि यहां पर काम करने वाला स्टाफ और मरीज अब उनका परिवार हैं। जब वो अपने राजनीतिक ओहदों के शिखर पर थे, फिर भी उनको मैंने सरलता से ही हर जगह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते ही पाया। उनके इतने बड़े ओहदे पे आने पे भी उनमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अभी वो थोड़े शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ और विल पावर को देखते हुए हम उनके एग्जाम्पल मानते हैं और अपने आप को अग्रसर करते हैं। वे एक लेखक भी हैं और उन्होंने धारा 370 को केंद्रित करके एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी है जिसका शीर्षक है आर्टिकल 370 ए थॉर्न। इस पुस्तक के माध्यम से प्रोफेसर गुप्ता ने देश के सामने ये बात रखी है कि धारा 370 जो है वो देश की एकता में एक कांटे की तरह चुभी हुई धारा है जिसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। बिना सोशल लाइफ के, बिना कुछ पॉलिटिक्स के लाइफ ये एक मोनोटनस हो जाती है। मैं खुद उनके साथ चला हूँ, दिन कब होता था रात कब होती कोई पता नहीं। लाइफ एक ऐसी हो जाती है कि जिसमें कोई जान नहीं दिखती। चाहे कुछ भी कहें, विल पावर में आज तक मैंने उनका कोई सानी नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लाइफ, एक अच्छी लाइफ, एक उत्तम लाइफ ये तभी गुजरती है। Always on the run, always on the move, but besides that, he's not forbidden his family duties. जब आदमी सोचे कि भाई मैं इसी ढंग से लोगों की सेवा करता रहूँगा। मैं एक बहुत ही प्राउड सन फील करता हूँ कि मैं उनके घर पे उनका बेटा बन के आया। और लोगों की सेवा में ही बेवा है, ये बात के चले। चमनलाल गुप्ता किसी प्रोफेसर, विधायक, सांसद या मंत्री का नाम नहीं है। ये नाम है एक संघर्ष का, एक ऐसा संघर्ष जो आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की लौ जलाता रहेगा।
चांद तारों से ऊपर ये देश है मेरा, आंखों में ख्वाब जैसा ये देश है मेरा, 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 जान से भी बढ़कर देश है मेरा, ईमान भी शान भी देश है मेरा, जान से भी बढ़कर देश है मेरा, ईमान भी शान भी देश है मेरा, जान से भी बढ़कर देश है मेरा, ईमान भी शान भी देश है मेरा, देश है मेरा।